प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ करेंगे संवाद। देश भर में हजारों लाभार्थी कार्यक्रम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज से 10 जनवरी तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन के 2 दिवसीय दौरे पर आज लंदन जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांड शेपर्स से करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मिलने की है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मालदीव सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 उप मंत्रियों को निलंबित किया। कहा, निलंबित मंत्रियों की राय सरकार के विचारों का नहीं करती है प्रतिनिधित्व। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लगातार चौथा कार्यकाल हासिल किया। आम चुनाव में हसीना की पार्टी अवामी लीग को मिला 2/3 बहुमत। मौसम की खबरों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कहा, छाया रहेगा घना कोहरा। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में हुई वापसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस आयोजन में शामिल होंगे। अनेक केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधिगण भी इस आयोजन में शामिल होंगे। और वहीं पिछले वर्ष 15 नवंबर को इस यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री देश के अलग अलग भागों के लाभार्थियों से नियमित बातचीत कर रहे हैं। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस से माध्यम से 4 बार हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद भी किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है। और इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। बीती 5 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि इस यात्रा में शामिल होने वालों की संख्या 10 करोड़ का भी आंकड़ा अब पार कर चुकी है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड में गढ़वा अंतर्गत डंडई प्रखंड के करके और लवाही पंचायत में पहुंची, जहां परंपरागत तरीके से मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का स्वागत हुआ। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के करके और लवाही पंचायत में महिलाओं ने आरती और पुष्प वर्षा से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से उपस्थित लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत रेहाना खातून ने जहां शौचालय मिलने से जीवन में आए बदलाव की चर्चा की, वहीं ममता कश्यप ने नल जल योजना से जीवन में आए बदलाव की कहानी सुनाई और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को वरदान बताया। अब घर में शौचालय हो गया है तो घर में ही यूज करते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री
जी को धन्यवाद देती हूँ। आज प्रधानमंत्री जी की मदद से हम लोग के घर पे ही नल का व्यवस्था कर दिया गया है। जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं वहीं पास नल लगा हुआ है। स्थानीय महिला इंदु देवी ने उज्ज्वला योजना के फायदे बताए तो पूजा कुमारी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से मिल रहे मुफ्त राशन को बड़ा सहारा बताया। और गैस मिला तो हम लोग ठीक से गैस से खाना वाना बनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा से हमारे घर का जो राशन कार्ड बना तो हमारे घर में 6 सदस्य के हिसाब से प्रति सदस्य 5 केजी के हिसाब से 30 केजी राशन मिलता है, जिससे हमारे घर का गुजारा भी अच्छा से चल जाता है। मैं माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करती हूँ। इस इलाके में किसानों को भी केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी दिखी। गिरधर प्रजापति ने केसीसी योजना को किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बताया। खेती होने के बाद उसको पुनः मैं बैंक को लेन देन करते रहा, इससे हमको बहुत बड़ा सहूलियत मिल रहा है और हम लोग अच्छे ढंग से हैं। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी राहुल कुमार शानू ने बताया कि क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा मददगार साबित हो रही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है और इसमें लोग इसे लोग सीख भी ले रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। जो वंचित हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का तेज गति से आगे बढ़ता पहिया निश्चित रूप से जनमानस के विकास और कल्याण को गति प्रदान कर रहा है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 10 जनवरी 2024 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री आपको बता दें कि कल सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। उनके साथ रक्षा मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ब्रिटेन के अपने समकक्ष ग्रांट शाप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं राजनाथ सिंह के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरन के साथ बैठक करने की भी संभावना है। राजनाथ सिंह ब्रिटिश रक्षा उद्योग से जुड़े कई CEO और उद्योग जगत की हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे और वहां भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर सोनोवाल रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047 के साथ साथ हरित नौका दिशा निर्देश भी लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में अंतर्देशीय जलमार्गों और संबंधित क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में सहयोगात्मक प्रयासों को चिन्हित करते हुए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही बैठक में भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में महत्वपूर्ण मुद्दों से संबद्ध पैक एजेंडा भी इसमें शामिल है। वहीं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज ओडिशा में पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
केंद्र सरकार ने सागरमाला योजना के अंतर्गत बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 108.91 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने मछली पकड़ने के बंदरगाह परियोजना पूर्ण होने की 18 महीने की अवधि के साथ लागू की है। मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण से हजारों मछुआरों और संबंधित श्रमिकों के जीवन में भी सुधार होगा, जो अपनी आजीविका के लिए बंदरगाह पर ही निर्भर हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में ऊर्जा उत्पादन की दिशा में मिल रही सफलता पर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ONGC जीतेगा तो भारत जीतेगा हैशटैग के साथ कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, बधाई भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। कृष्णा गोदावरी की सबसे गहरी सीमा से हमारा ऊर्जा उत्पादन भी बढ़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित जटिल और कठिन गहरे पानी KG-DWN 982 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन भी शुरू हो गया है। उत्पादन प्रतिदिन 45,000 बैरल और प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक गैस होने की भी उम्मीद है, तो ऊर्जा में आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा। इस परियोजना से वर्तमान राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% और राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन में भी 7% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित पुलिस महानिदेशकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नए आपराधिक कानूनों के अधिनियम पर चर्चा करते हुए कहा कि इन कानूनों का अधिनियम आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए आपराधिक कानून नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले की भावना के साथ बनाए गए हैं और पुलिस को अब डंडा के साथ काम करने के बजाय डेटा के साथ काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस प्रमुखों से नए अधिनियमित कानूनों के पीछे की भावनात्मक भावना को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए कल्पनाशील ढंग से सोचने का भी आह्वान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों और नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की भी बात कही। उन्होंने पुलिस से महिला सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं निडर होकर कभी भी और कहीं भी काम कर सकें। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वहीं जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के उस अभियान की सराहना की जिसमें भारतीय नौसेना के इलीट मरीन कमांडो ने शुक्रवार को एक सफल ऑपरेशन में MV लीला नॉरफॉक समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया था। इस समुद्री जहाज में चालक दल के 21 सदस्यों में से 15 भारतीय थे। भारतीय नौसेना ने भी 2 दिन पहले बहुत ही साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अरब सागर में आगे बढ़ रहे एक मर्चेंट वेसल से जैसे ही संकट में होने का संदेश मिला, भारतीय नेवी और मरीन कमांडो तेजी से एक्टिव हो गए। इस जहाज पर 21 लोग थे जिसमें 15 भारतीय भी थे। भारत के समुद्री तट से करीब 2000 किलोमीटर दूर पहुंचकर भारतीय नौसेना ने उन सबको संकट से बाहर निकाल लिया। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जिसमें उस जहाज के भारतीय कर्मचारी भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के आदित्य L1 सैटेलाइट की धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य पर निर्धारित समय पर पहुंचने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। भारत की आदित्य L1 सैटेलाइट
धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने लक्ष्य तय पर निर्धारित समय पर पहुंच चुकी है। ये वो स्थान है जहां आदित्य L1 के सामने सीधे सिर्फ सूरज होगा और आदित्य L1 पर पृथ्वी या चंद्रमा की परछाई कभी नहीं पड़ेगी। इससे आदित्य L1 को वैज्ञानिक प्रयोग करने में बहुत आसानी होगी। चंद्रयान की ऐतिहासिक सफलता की तरह ही ये भारत के सामर्थ्य का, भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का एक और शानदार प्रदर्शन है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के युवा मंत्रालय में कार्यरत मरियम शियूना और मालशा शरीफ को पीएम मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद निलंबन का सामना करना पड़ा। मालदीव की मीडिया रिपोर्टों में शियूना, शरीफ और युवा मंत्रालय के एक अन्य उप मंत्री महजूम माजिद के निलंबन की पुष्टि की गई है। इससे पहले मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने भी इस मामले को मालदीव प्रशासन के समक्ष उठाया था, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने बयान जारी कर कहा कि वो विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। बयान में कहा गया कि वो राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अपने ही देश के उन नेताओं को नसीहत दी जो पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ा रहे थे। नशीद ने मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने कहा कि मंत्री मरियम शियूना द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा घटिया थी। उन्होंने कहा कि भारत मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक प्रमुख सहयोगी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के एक मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी भारतीयों को नागवार गुजरी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप का दौरा किया था। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। पीएम मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की है। पीएम के लक्षद्वीप घूमने की अपील पर मालदीव के मंत्रियों ने विवादित पोस्ट किया था, जिसके बाद देश भर के प्रबुद्ध नागरिकों ने इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। इस विवाद के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी रद्द की गई मालदीव यात्रा और होटल बुकिंग के स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए। इसके अलावा बॉयकॉट मालदीव्स भी भारत में एक्स पर ट्रेंड करने लगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत तथा हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जद्दाह में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उपस्थित रहे। स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौते 2024 को औपचारिक रूप देने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सऊदी प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से तीर्थयात्रियों को आवश्यक अंतिम जानकारी प्रदान करने में भारत की असाधारण डिजिटल पहल की सराहना की। हज यात्रा में महरम के बिना महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का हमारा प्रस्ताव समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। चर्चा में सभी तीर्थयात्रियों के व्यापक भलाई सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाएं भी शामिल थीं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। श्री राम अयोध्या
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है। आइए जानते हैं राम मंदिर से जुड़ी तमाम विशेषताएं। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल हैं। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदलते मौसम की, जहां दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन राज्यों में कड़ाके की ठंड जारी रहने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान व्यक्त किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज तड़के कोहरे की स्थिति बताते हुए तस्वीर जारी की है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से दृश्यता काफी कम रह गई है। और वहीं बात करते हैं अब स्कूलों की, जहां दिल्ली में शीतलहर को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच 8वीं कक्षा तक की छुट्टी को 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में भी लखनऊ जिला प्रशासन ने शीतलहर के कारण 8वीं तक सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद रहने की घोषणा की, जबकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे। और चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के परिवहन, राजमार्ग और मास मीडिया मंत्री डॉक्टर बंजुला गुणवर्धने ने रविवार को गलगामुवा रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पुनर्वास कार्य का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। रेलवे लाइन के उन्नयन का काम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कर रही है। ट्रैक पुनर्वास के लिए परियोजना का दूसरा चरण 318 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। और वहीं बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना सत्ता संभालने जा रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से आम चुनावों में जीत दर्ज की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री एवं अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। बांग्लादेश में छिटपुट हिंसा की घटनाओं और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के बहिष्कार के बीच रविवार को आम चुनाव खत्म हुआ। शेख हसीना 2009 से सत्ता में है। शेख हसीना की सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 50% से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां वाशिंगटन डीसी में बलूचिस्तानी प्रवासियों ने व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नारे भी लगाए। और अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे और अनुभवी खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को चोट के कारण नहीं चुना गया है। T20 सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी को मोहाली में होगी। 14 जनवरी को दूसरा मुकाबला इंदौर में खेला जाएगा और उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में आयोजित होगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 में भारत को 6 विकेट से हरा दिया।
इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दिया है। भारत से जीत के लिए मिले 131 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 133 रन बनाकर मैच को जीत लिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए एलिस पेरी ने नाबाद 34 और कप्तान एलिसा हिली ने 26 रन बनाए। बेथ मूनी ने 20 और ताहलिया मैग्रा ने 19 रनों का योगदान दिया। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए और इससे पहले भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने सबसे ज्यादा 30 रन बनाए। स्मृति मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुई। तीसरा और निर्णायक मैच मंगलवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम नया सवेरा मेरे और सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।